बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ गज़ल अशरफ, आप सबको कहूँगी खुश आमदीद सुबह की सोच में। और होना भी चाहिए आपको ठीक, क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टियाँ थी, स्कूल बंद थे, ऑफिस बंद थे, आप अपने घरों में मौजूद थे, खा पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, मोबाइल्स आपके ऑन थे और आप लम्हा ब लम्हा जो भी बदलती सूरत हाल थी उस हवाले से अपडेटेड थे। और होना भी चाहिए था, बिकॉज हमने देखा कि सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर थी, पाकिस्तान पर थी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई ना कोई अच्छी और बड़ी खबर सामने आएगी। इस्लामाबाद आलमी सिफारतकारी का मरकज़ जिस तरह से बना हुआ था और अ लॉन्ग राउंड ऑफ नेगोशिएशन टुक प्लेस, लेकिन अगर बात करूं कुछ एक्टिविटीज़ के हवाले से जो गुज़श्ता 2-3 दिन रही, तो उसमें जो चीदा चीदा बातें हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान की जो मेज़बानी थी, पाकिस्तान की जो सालिसी थी, उसमें ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए वो किसी नतीजा उसका तो कुछ सामने नहीं आया। आप ये कहें कि इत्तफाक नहीं हो सका है, लेकिन ये इतनी जल्दी पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि आप देखिए कि 1979 के बाद ये आला सतह मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे और इतनी दहाइयों की जो बीच में कन्फ्लिक्ट था, उसके बाद से एकदम से कुछ भी एक्सपेक्ट करना मुश्किल था। अब इसके राउंड होंगे, एक राउंड हुआ है, बाकी 2-3 राउंड्स और होंगे, उसके बाद कुछ अच्छी तवक्को भी की जा रही है। लेकिन आप ये कहें कि एक पॉजिटिव चीज़ इस सारी सूरत हाल में ये थी कि दोनों फरीकैन की जानिब से ये चीज़ सामने आई कि बातचीत को मजीद जारी रखा जाएगा और जो जंग बंदी थी, जो आर्जी जंग बंदी थी, उसको भी ख़त्म करने के हवाले से कोई इस तरह का इशारा नहीं सामने आया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि दोनों डेलीगेशन अब वापस तो चले गए हैं, लेकिन इस ऑप्टिमिज्म के साथ गए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये बताएं, जो 3 पॉइंट्स थे जिस पर इत्तेफाक ना हो सका, जो इस वक्त बातें चल रही हैं, अगर आप देखें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि मौजूदा यूरेनियम का मुस्तकबिल जिस हवाले से अमेरिका बार बार बात करता है, ईरान ने भी उसके पर थोड़ी सी जो है लचक दिखाई थी। दूसरा जो मेन पॉइंट था वो स्टेट ऑफ हॉर्मस था, और जो तीसरा मेन पॉइंट था वो मुंजमद असासों की जो बहाली है ईरान के हवाले से, उस पर बातचीत होनी थी। लेकिन एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो असल मसला था वो लेबनान के हवाले से था, जिस पर जो है वो अमेरिका कहीं पर लचक नहीं दिखा रहा था। और जेडी वेंस ने भी ये बात की कि हमारे पास जितनी भी पॉइंट्स हमने रखे हैं, ये हमारी एक फाइनल पेशकश थी ईरान को। अब जो बॉल है वो ईरान की कोर्ट में है, वो किस तरह से लेता है। जेडी वेंस के बयानात आपने सुने, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात थे वक्तन फवक्तन, इवन दैट कि अभी तक उनकी ट्वीट्स सामने आ रही हैं। और लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये जो एक नशिस्त हुई है, एक तवील नशिस्त हुई है, इस 21 घंटों की ये मुज़ाकरात है, जिसमें 3 राउंड्स हुए, खाना पीना भी चलता रहा, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में मौजूद था, और जिस तरह से चर्चे हो रहे थे पाकिस्तान के, आप देखते कोई भी चैनल इंटरनेशनल मीडिया का लगा कर देख लेते, वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की गूंजी थी। और भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में तो खैर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ऐसा क्यों है। बट आगे चलकर इन तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे इन डिटेल, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि इन मुज़ाकरात की तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा थी सबको, लेकिन शायद वो पूरी नहीं हो सकी है। ये कहना भी गलत नहीं है कि एक राउंड में ऐसा मुमकिन भी नहीं था। आप ओवरऑल इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरह का बैनुल अक़वामी नेगोशिएशंस होती हैं, ये उसके ऐन मामूल के मुताबिक है। उसमें ये कभी नहीं होता कि जहाँ इतने पेचीदा मसाइल हों जो तकरीबन 40 साल की दहाई के ऊपर मुहित हों, फिर उसमें 40 दिन की जंग हो, वो पहली बैठक के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। इसमें ज़ाहिर है दोनों साइड्स ने अपने मौक़िफ़ भी बयान किए हैं, दोनों साइड्स ने ये भी बताया कि कहाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं या नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ऐसे मामलात में, यही होता है कि जो दोनों डेलीगेशंस हैं वो वापस अपने दारुल हुकूमत जाते हैं और वहाँ से सोच विचार और नेगोशिएशंस के तहत दोबारा इसको सिलसिला जारी रखते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक फ़र्द वाहिद ऐसी अहम चीज़ों के ऊपर डिसीजंस ले सके। और जाहिर है नेगोशिएशंस हैं तो इसका मतलब ये है ना एक साइड का मसवदा एक्सेप्ट होगा ना दूसरी। तो जो नया मसवदा है या जो नई चीज़ें हैं वो दोनों साइड्स ने नेगोशिएट भी करनी है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं। दोनों साइड ने बहुत बड़ी जंग भी लड़ी है और उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक के अलावा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस और मिलिट्री इम्प्लीकेशंस हैं। तो यही वजह है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में ये नॉर्मल है। दूसरी अहम बात ये कि दोनों साइड्स ने कहा है कि
مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، فیلئر کا لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ اس میں ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ معمول کے مطابق. صحیح. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں، اب جو امریکہ کی جانب سے شرائط سامنے آئی ہیں، جس طرح سے جے ڈی وینس کا بیان بھی تھا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق قابل قبول ہوں گی، اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک یک طرفہ عنصر اس میں پایا جاتا ہے؟ ان امریکی شرائط کی آپ کو تکنیکی نوعیت کیا لگتی ہے؟ سائڈس نے اپنی طرف سے معاملات رکھے ہیں. ایران نے کچھ معاملات رکھے ہیں جو ظاہر ہے امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں، جیسے کہ امریکہ تمام اپنی بیسز چھوڑ کر چلا جائے. ظاہر ہے یہ بات امریکہ نہیں مانے گا. اسی طرح امریکہ نے کچھ باتیں رکھی ہیں کہ ایران اپنا بیلسٹک مسل پروگرام ختم کرتے ہوئے وہ ایران نہیں مانے گا. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے پریشر ٹیکٹکس کے لیے، نیگوسیشنز کے لیے رکھی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر زیر حاصل جو ہے نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. ایک اس میں اسٹیٹ آف ہارمز ہے، ایک اس میں ایران پہ سینکشنز کو اٹھانا ہے. ایران نے کہا ہے کہ جی امریکہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھوڑے سے بہتر کرے، ہمارے جو اثاثے ہیں جو مختلف جگہ پہ منجمد ہیں ان کو کھولے. اب یہ چیزیں ہیں جو امریکہ کے دسترس میں ہیں، لیکن ظاہر ہے جو باقی چیزیں ہیں کہ کون سی چیز پہلے کرے کون سی نہیں، تو یہ تو بات چلے گی، کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں پرائز ہے اس وقت اس جنگ کا. اب اگر اسٹیٹ آف ہارمز ایران ایک دم دے دیتا ہے تو پھر نیگوسیشنز بہت لمبے عرصے کے لیے طول پکڑ سکتی ہیں. اسی طرح اگر امریکہ سینکشنز اٹھا دیتا ہے تو پھر بھی اسٹیٹ آف ہارمز لمبے عرصے کے لیے رہ سکتا ہے اور امریکہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. تو یہ نیگوسیشنز چلیں گی جب تک کہ دونوں سائڈز اس بات پہ متفق نہیں ہوتی کہ ان کا کیا ٹائم فریم ہے اور کیا اسکیجول ہے اور کیا اسٹرکچرل صحیح. رول ہے. اچھا ماریہ صاحبہ، مجھے اب اس ساری صورتحال میں آپ نے جیسے کہا، میں نے ابتدا میں بھی یہی ذکر کیا کہ یہ اب نیگوسیشنز آگے بھی جاری رہ سکتی ہیں. مجھے اس میں یہ بتائیں کہ اب جو ممالک اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، جیسے پاکستان از ون آف دیم، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ممالک بھی ایران پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھائے ان معاملات پر جن پر اتفاق نہیں ہو سکا؟ دیکھیں اس وقت پریشر بڑھانے کی تو بات ہی نہیں ہے. دونوں سائڈز کے سامنے ہیں، دونوں سائڈز نے ایبسولوٹ پریشر جنگ ہوتا ہے، تو دونوں سائڈیں جنگ کے بعد یہاں آئی ہیں، تو اس کے بعد تو صرف اور صرف جنگ رہ جاتی ہے. تو اگر جنگ کرنی ہے تو دونوں سائڈ دوبارہ جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگی طور پہ یہ معاملات حل ہو سکتے ہوتے تو حل ہو جاتے، وہ نہیں حل ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج مذاکرات کے ٹیبل پہ یہ دونوں سائڈز بیٹھی ہیں. دیکھیں ایران نے بھی 13,000 بم کھائے ہیں، امریکہ نے بھی جو ہے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے عسکری سطح کے اوپر. اب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈز یہ دیکھ رہی ہیں کہ کس جگہ کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے اور کتنی حد تک ہو سکتا ہے. یہ چیز ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور اسی چیز کو جو ہے مطلب ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مزید پریشر کی باتیں نیگوسیشن کا حصہ ہے. پوسچرنگ ہوئے گی، یہ بات درست ہے، دونوں سائڈیں اپنی ملٹری احتیاط تھوڑے سے تیز کریں گی، یہ کریں گی، لیکن اس وقت جو اصل چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے، اور اس میں یہ تعطل آنا بالکل معمول کے برابر ہے، اور اس سے زیادہ پریشر نہیں ہو سکتا جس پریشر سے دونوں سائڈز آگے ہیں. اور میڈیٹر کا کام صرف اور صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. دونوں کے پاس ایک محفوظ جگہ ہو کہ جہاں قبل اس وقت کوئی خبر، کوئی پریشر نکلے نہ. اور دیکھ لیں پاکستان نے بہت ذمہ داری سے یہ ڈیوٹی اٹھائی ہے. مطلب آپ کی کوئی خبر وہاں سے نہیں نکلی جب تک کہ ڈیلیگیشنز نے خود اپنے مطابق جو کہنا چاہا ہے وہ کہا ہے. کیونکہ بعض اوقات جب یہ نیگوسیشن چل رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری خبریں دوران یہ نیگوسیشنز نکل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز کے لیے، ان کی نیگوشیٹرز کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا ماریہ صاحبہ، اب مجھے اب نئے ہرمز کے حوالے سے بتائیں کہ اب یہ کب تک کھل سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ لانگ ٹائم تک بند رہی تو پھر تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں نا؟ نے مکمل بند نہیں کیا. ایران کہہ رہا ہے کہ میں امبارگو لگا رہا ہوں، میں اس پہ ٹول ٹیکس لوں گا. سو ٹیکنیکلی بند نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہ ٹول ٹیکس کرپٹو کرنسی میں لے گا یا ڈالر میں لے گا. اگر ڈالر میں لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے سینکشنز اس کو ختم کرنی پڑیں گی، اور اگر وہ دوسری طریقے سے کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے امریکہ کو اس بات کے اوپر ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ڈالر جو ہے، جو بین الاقوامی تیل کی تجارت ہے، اس میں ایک حصہ یوان کا ہو جائے گا یا کرپٹو کرنسی کا. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں کہ سینکشنز اٹھتی ہیں یا کرپٹو کرنسی آتی ہے یا ڈالر میں تجارت ہوتی ہے. اور جب یہ اٹھے گا تو سب کچھ ایک ساتھ ہی اٹھے گا، اس میں سٹیج وائز نہیں ہو سکے گا. صحیح. اچھا میڈم، مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس پورے عمل میں جو پاکستان کا ایک کردار رہا ہے، پاکستان کا جو مثبت کردار سامنے آیا ہے، دنیا میں کس طرح سے امیج بلڈ کی ہے پاکستان نے اپنی، اور اوورآل آپ پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟
देखिए बहुत मस्बत साबित होगा। आपने बहुत ज़िम्मेदारी से एक बहुत ही पेचीदा मसले में 2 बहुत बड़ी ताकतों को जो एक जंग लड़के आए हैं, उनको एक महफ़ूज़ जगह दी है जहाँ वो एक-दूसरे से बातचीत कर सकें। आप मुझे बताएँ कि जितनी ज़्यादा इस वक़्त सेंसिटिविटीज़ अटैच्ड हैं, दुनिया का मुस्तक़बिल इसके साथ अटैच्ड है, ये नेगोशिएशंस कामयाब होती हैं या नाकाम होती हैं। तो उसके अंदर ये सारा कुछ करने से क्या नज़र आया है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी हकीकतों को भी समझता है और साथ ही साथ पाकिस्तान ये सब कुछ बहुत ज़िम्मेदारी से करना चाह रहा है। सही, थैंक यू सो मच। मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैनुल-अक़वामी, और ओवरऑल हम डिस्कशन कर रहे थे जो भी सूरत हाल रही है 2 दिन, और जिस तरह से अब जो मेन पॉइंट्स है उस पर डिस्कशन करना लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर है इसी से चीज़ें क्लियर होंगी कि आगे अब क्या कुछ होने वाला है। और अब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर इकबाल साहब। आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं, इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर जो मुज़ाकरात है उनको देखा जाए, नेगोशिएशंस को देखा जाए, तो एक पॉजिटिव सेंस में भी इस चीज़ को लिया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है दहाइयों पुराना ये मामला था, 40-47 साल पुराना, और उसको एकदम से हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक ही नशिस्त में इसका कोई ना कोई आउटकम निकल आएगा, तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बराह रास्त एक टेबल पर ले आना पाकिस्तान का दोनों ममालिक को इतना तवील, फिर उसके बाद ये निशिस्त भी होना, बार बार राउंड्स भी होना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलाकातें भी होना, फिर उसके बाद आप इसको कैसे एक पॉजिटिव सेंस में तो लिया जा रहा है इसको? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मैं किसी चीज़ का माहिर नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो वाशिंगटन में रहता हूँ और पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार डॉन के लिए काम करता हूँ। बात यह है कि ये जो पाकिस्तान का किरदार है वो ज़ाहिर है काबिल सताइश है। पाकिस्तान ने बहुत ज़िम्मेदारी से अपना किरदार निभाया और आपने देखा कि उनको एक एडवांटेज था। इस वक्त पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क था जिसके ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे हैं, इसके ताल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे हैं, इसके ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे हैं, सऊदी अरब से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किसी ऐसे ही मुल्क की ज़रूरत थी जो सबसे गुफ्तगू कर सके। और फिर ईरानियों ने जब इस बात पे इंसिस्ट किया कि चाइना जो है वो इसका गारंटर के तौर पे शामिल हो सारे प्रोसेस में, तो उसमें देखिए चाइना ने भी पाकिस्तान को आगे रखा, जिसका जो एक सबूत है चाइना के पाकिस्तान पर एतमाद का। तो ये सारे बहुत ही यानी कहना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत नाजुक किस्म के सिलसिले थे जिसमें पाकिस्तान को बहुत एहतियात की ज़रूरत थी और पाकिस्तान ने बहुत एहतियात से काम लिया और बड़े सलीके से इस सारी चीज़ को आगे बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक फैसिलिटेटर या मीडिएटर तो है, पाकिस्तान एक फरीक नहीं है। तो पाकिस्तान के किरदार की एक लिमिट थी। पाकिस्तान कोई फैसला नहीं कर सकता, ना उस वक्त कर सकता था ना अब कर सकता है। फैसला ईरान और अमेरिका ने ही करना है, और दोनों ममालिक ऐसे हैं जो किसी तरह से भी पाकिस्तान के दबाव में नहीं है। ना ईरान पे पाकिस्तान का कोई दबाव है, ना अमेरिका पे कोई दबाव है। तीसरा फरीक जो है इसराइल है, उससे तो पाकिस्तान के सवाती ताल्लुकात ही नहीं है, उस पर तो दबाव का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसमें फिर पाकिस्तान के जो एक रोल है उसकी एक लिमिटेशन है, और उसी लिमिटेशन में हम फ्यूचर में भी अगर कुछ भी कर सकेंगे तो उसी लिमिटेशन में ही करेंगे। सही, लेकिन सर जिस तरह से आपने फरमाया ना कि अब ज़ाहिर है एक चैलेंजिंग पार्ट ज़रूर था ये पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन अब मुस्तकबिल के लिए भी राह हमवार हो चुकी है कि बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। फर्दर आप इसको आगे कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखें, इसमें ये बातें तो आप पहले भी लोगों से सुन चुकी होंगी कि बड़े पुराने मसाइल हैं, 47 साल बल्कि उससे भी पुराने, जब से इसराइल कायम हुआ वगैरह वगैरह। अरब और ईरान के ताल्लुकात भी एक तवील अरसे से कशीदा हैं, वो भी कोई नई बात नहीं है। आगे जो बढ़ने का रास्ता है वो इस बात में है कि दोनों फरीक ने जंग करके देख लिया और जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, उसमें लेकिन मैं ये एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, मैं पाकिस्तानी चैनल्स पे जो तबसरे सुनता हूं उसमें कई तबसरों में कह भी दिया जाता है और कई में कहा नहीं जाता, लेकिन वाज़ा इशारा इस तरफ दिया जाता है कि जैसे अमेरिका
जंग हार चुका है, शिकस्त मान चुका है और अमेरिका इस्लामाबाद अपनी शिकस्त तस्लीम करने आया था। अमेरिका की मईशत तबाह हो गई। अमेरिका जो है का नाकाबिल तलाफी जंगी नुकसान हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन उनके पास 13,000 तैयारे हैं, उनमें से 4-5 ही गिरे हैं, तो वो बिल्कुल। कोई नाकाबिल तलाफी नहीं है। 13,000 तैयारे हों आपके पास। अमेरिकन जो मईशत है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतों में इजाफे का, लेकिन साथ ये भी ज़हन में रखें कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका फ़ायदा भी अमेरिकन कंपनियों को ही जाता है, बिल्कुल। क्योंकि सारी डीलिंग वही करती हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं पावरफुल कंपनियां अमेरिका की हैं तेल की। तो अमेरिका को कोई ऐसा माशी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है जिससे अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाए। अमेरिका अपनी जगह पूरी इस्तकामत से कायम है। इसी तरह ईरान ने एक बात साबित की है और बड़ी मजबूती से साबित की है कि ठीक है, वो फौजी लिहाज से अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन आप जिस मकसद के तहत आए थे, हुकूमत की तब्दीली, वो अब हासिल नहीं कर सके और ना कर सकते हैं। जंग में हम इस अंदाज से लड़ रहे हैं और हमने अपनी अफवाज की तरतीब इस तरह से की है, तरबियत इस तरह से की है कि वो सिपहसालार के बगैर भी लड़ सकती हैं और बहुत तवील अरसे तक लड़ सकती हैं। और इस बात का एहसास अमेरिका में है कि ये भी अफगानिस्तान की तरह ऐसी जंग हो जाएगी जिसमें वो 10-15 साल बैठे भी रहे, कुछ हासिल किए बगैर ही जाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका में इस जंग ये एक बहुत ही गैर मकबूल जंग है। अमरीकी अवाम जंग शुरू होने से पहले से ये समझते थे कि हमारी जंग नहीं है। जब अवाम में एहसास मौजूद हो कि उनकी जंग नहीं है, उनको खामखा इस जंग में शामिल किया जा रहा है, तो फिर वो जंग लड़ना मुश्किल होता है। इसलिए कि जब आपको कोई भी जंग हो, उसमें आपको अवाम की हिमायत और अवाम की तायीद की ज़रूरत होती है, जो कि अमरीकी हुकूमत को इस वक्त नहीं हासिल है। उसकी वजह से वो परेशान है। दूसरे इनके यहाँ आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, बिल्कुल। जिसमें खदशा है कि अगर जंग इस तरह जारी रही तो सदर ट्रंप की जो पार्टी है वो कांग्रेस में अपनी अक्सरियत खो देगी। और अगर उसने अपनी अक्सरियत, सदर ट्रंप के लिए आपको पता है हर काम के लिए हुकूमत को माली जो मंजूरी है वो कांग्रेस से लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि सफीर भी जो लगाया जाता है उसकी मंजूरी भी सेनेट देती है। लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि कांग्रेस सदर के इख्तियारात में कोई कमी नहीं कर सकती। सदर को 4 साल से पहले निकाल नहीं सकती सिवाय इम्पीचमेंट के, और इम्पीचमेंट के लिए जितने वोट चाहिए वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लिहाजा सदर ट्रंप के इख्तियार को कोई खतरा नहीं है, वो अपनी जगह खड़े हैं। हाँ, उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, मगर ये भी आप ध्यान में रखें कि ये पार्टी उनकी पार्टी नहीं है। इस पार्टी में ये ऊपर से कूदे हैं और उनकी मकबूलियत से मजबूर होकर पार्टी ने उनको अपना लिया है। तो अगर वो रिपब्लिकन हार भी जाते हैं तो सदर ट्रंप को इस बात का सदमा ज़रूर होगा कि वो अपने बाकी प्रोग्रामों पे अमल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको पार्टी की हार का कोई बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रेस की हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएगा, जिस तरह से आपने कहा ना कि अमेरिका की तो ये जंग थी ही नहीं, अब जिस तरह से जो कुछ भी होता रहा पिछले गुज़श्ता 2-3 रोज़ हमने देखा, जेडी वेंस ने जिस तरह से जाते जाते कहा कि अब ये हतमी और ये बेस्ट ऑफर है जो हमने ईरान को दे दी है। डू यू थिंक कि इसके बाद अब अमेरिका इससे ज़्यादा मजीद लचक नहीं दिखाएगा? जो भी ऑफर उन्होंने दी है, लाइक द बेस्ट दे हैव सेड, जो उन्होंने दी है ईरान को ऑफर्स, इसके ज़्यादा मजीद कुछ भी नहीं होगा? देखें, लचक अगर ना दिखानी हो तो फिर बातचीत में कोई शामिल ही नहीं होता है। ठीक है, अगर लचक ना दिखानी होती तो हमले शुरू हो जाते। लचक दिखानी है। ठीक है। आप ये देखें कि हो क्या, किन मौज़ूआत पे बातचीत हो रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हो रही है। अब अगर उस पे बात फंसी हुई है, ठीक है ना, लेकिन फंसी हुई नहीं है। यानी ये अमेरिका को भी पता है और ईरान को भी पता है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उनकी तंसीबात को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो मुस्तकबिल करीब में नहीं बना सकते। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सदर ट्रंप को अपने अवाम को बेचने के लिए एक वॉर ट्रॉफी चाहिए कि ये देखो, ये मैं गया था शिकार करने और ये 12 सिंगे के सींग है, मैं उठा के लाया हूँ। और इस दफा 12 सिंगे की सींग जो है वो है अफजूदा यूरेनियम, जो कि अब ईरान को पता है अच्छी तरह उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा कभी भी। लेकिन ईरानी मेरा ख्याल है अगर राजी भी हो जाए तो इतनी खामखा नहीं उठा के दे देंगे।
लेकिन सर अमरीकी उसमें सॉरी टू कट यू, लेकिन उसमें तो यूरेनियम के हवाले से तो लचक दिखा रहा था ईरान भी। जो इत्तलात सामने आ रही है उसमें तो स्टेट वो जो लेबनान है उस हवाले से ज्यादा बात की जा रही है कि शायद ये मेन इशू जी था। बिल्कुल, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन ईरान इसमें भी लचक दिखा रहा है, लेकिन इस तरह नहीं। यूरेनियम पे कह रहा है कि कुछ दो हमें फिर लो, ठीक है। गिव एंड टेक वाला आपने कहा हिसाब। था ना कि बातचीत होगी, हाँ, तो इस पे बातचीत होगी। मैं उन चीजों की निशानदही कर रहा था जिस पे बातचीत की गुंजाइश है। यूरेनियम पे भी बातचीत की गुंजाइश है, और हुर्मुज पे भी। दोनों में आप देखें तो करीब, बहुत करीब पहुंच चुके हैं एक दूसरे के मौकफ के। रही बात जनूबी लबनान की, वो ज़रा टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसराइल अमेरिका की बात मानता भी है, और अक्सर अमेरिका इस पोजीशन में हमेशा होता है कि इसराइल को मजबूर भी कर सके, लेकिन कभी कभी नहीं भी मानता, यानी वो जाते जाते भी कोई कार्रवाई कर सकता है। तो उसमें जो है ना, उसको बहुत ही कॉशियसली और बड़े केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा कि वो खाली भी अगर किया तो वो उसकी शरायत होंगी कि जो इलाके उसने खाली कराए हैं उसमें कोई आबादी ना हो, और जब भी कोई आबादी होगी तो उस पर फिर बमबारी करेगा, क्योंकि इसराइल की इनसिक्योरिटी का मसला है, और वो ये समझता है कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव रही है हमेशा, और वो वहाँ से इसराइल पे हमले होते हैं। तो इसलिए वो एक ऐसा मसला है जिसको बहुत ही होशियारी से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की बात भी सही है, लबनान की भी बात सही है कि भाई वो आज़ाद टेरिटरी है, लेकिन एक मुल्क है जो वहाँ नहीं चाहता कि कोई आबादी ऐसी रहे जो उसके होस्टाइल हो। तो वो आप कैसे डील करेंगे, ये नेगोशिएटर्स का काम है। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे थे। अब देखते हैं कि जो पॉइंट सामने आ रहे हैं उस पर मजीद क्या कुछ गुफ्तगू होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सूरत हाल पर हम डिस्कशन मजीद करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।